आज बात या यूँ कहें कि कुछ सवाल, कुछ आक्षेप बिहार सरकार के उस मंत्री से या उस नेता से जिनके बारे में कहा जाता है कभी कोई कंट्रोवर्सी में रहे नहीं हैं, साफ सुथरा छवि के माने जाते हैं, लेकिन समय क्या नहीं करवाता। सम्राट चौधरी का झोल निकला, फिर विजय सिन्हा का निकला, बाकी सब लोगों का निकल रहा है, तो विजय कुमार चौधरी क्यों पीछे रहते हैं। हमने उनका पूरा कुंडली खंगाला, नाम में कोई झोल नहीं है लेकिन उम्र में है, और उम्र के साथ साथ संपत्ति में भी है। और उससे भी बड़ा इनके ऊपर साफ साफ आरोप लगाया जा सकता है कि बिहार विधानसभा को जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, खास करके अपना जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना असेट डिक्लेरेशन दिया है, उसमें इन्होंने फॉर्जरी किया है। मैं कैटेगोरिकली लाइन कह रहा हूँ कि फॉर्जरी किया है, क्योंकि इन्होंने एक ही साल का डॉक्यूमेंट को वहाँ पे मिटा करके और ओवर राइटिंग करके जमा किया गया है। जो कागजात इलेक्शन कमीशन को जमा किया जाना चाहिए वो कागजात ये जमा किए हैं जाकर के बिहार विधानसभा के कार्यालय को। ये सब कुछ पूरा डिटेल में बताएंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं इनके उम्र से भी। उम्र में क्या झोल है इनका, जो आप अलग अलग जगहों पे देखिएगा तो डेट ऑफ बर्थ बताया जाता है 8 जनवरी 1957। 2005 का इनका जो चुनावी घोषणा पत्र है, कोई मजाल है किसी में कि उसका एक शब्द पढ़ के दिखा दे, तो 5 का तो हम तो पढ़ नहीं पाए, आप देख लीजिए, अगर आपसे पढ़ा जाए तो एक शब्द पढ़ के हमें भी बता दीजिएगा। अब ये जानबूझ के किया गया है या किसके कारण हुआ है, ये तो सफाई या तो विजय चौधरी जी देंगे या फिर चुनाव आयोग दे सकता है, लेकिन इसका एक शब्द भी पढ़ नहीं सकते हैं। तो आ जाते हैं 2010 पे। 2010 में इनका, अगर आप मानते हैं कि 1957 8 जनवरी 1957 का इनका डेट ऑफ बर्थ है, जो कि हर जगह यही कहा जा रहा है अवेलेबल है, तो 2010 में इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? पूरे 53 साल। लेकिन इनका जो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दिया गया है उसमें कितनी उम्र है? 54 साल। उसके बाद 2015 में, अगर 2010 में इनकी उम्र 54 वर्ष थी, तो 2015 का जब चुनाव हुआ उस समय जो एफिडेविट दिया गया उसमें इनकी उम्र 59 साल होनी चाहिए थी। लेकिन 2015 के चुनावी हलफनामे में इनकी उम्र 59 साल 59 साल नहीं है, 58 साल है, यानी कि 5 सालों में इनकी उम्र 4 साल बढ़ी है। अब ये 2010 वाला गलत है या 2015 वाला गलत है, ये तो विजय चौधरी ही बता सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक तो गलत है। अब इससे भी बड़ा बवंडर सुनिए। 2015 नहीं, 2016 में इन्होंने बिहार विधानसभा को अपना जो असेट डिक्लेरेशन होता है वो असेट डिक्लेरेशन दिया है। 2012 से लेकर के 2025 के बीच में सिर्फ 2 साल के इन्होंने असेट डिक्लेरेशन दिया है बिहार विधानसभा को, एक 2016 में और एक 2017 में। 2015 के चुनावी हलफनामे में इनकी उम्र 58 साल है। 2016 में जो इन्होंने बिहार विधानसभा को अपना असेट डिक्लेरेशन दिया है उसमें भी 58 साल है। 2017 में जो दिया है उसमें भी 58 साल है। 3 साल तक लगातार 2015 से लेकर के 2017 तक इनकी उम्र बढ़ी ही नहीं, 58 के 58 पे ही टिके रह गए। और उसके बाद 17 से 20 के बीच में 5 साल बढ़ करके ये हो गए 63 साल के। तो ये तो क्लेरिफिकेशन उनको करना होगा। अब इससे भी बड़ा जो सवाल इनके ऊपर उठता है वो ये उठता है कि अगर आप बिहार विधानसभा को 2016 और 2017 के असेट डिक्लेरेशन जो इन्होंने दिया है उसका अगर आप गहन रूप से अध्ययन कीजिएगा तो ऊपर ही टॉप पे लिखा हुआ है कि ये असेट नहीं है। ऊपर ही लिखा हुआ है कि इनका बिहार विधानसभा में चुनाव को लेकर के जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया है चुनाव आयोग का, ये वो डॉक्यूमेंट है। तो चुनाव आयोग को जो डॉक्यूमेंट इनको देना चाहिए था ये इन्होंने 2016 में, जो 15 का डॉक्यूमेंट है, 15 का चुनाव आयोग वाला डॉक्यूमेंट इन्होंने बिहार विधानसभा को 16 में दे दिया और उसके बाद फिर 17 में भी सेम डॉक्यूमेंट दे दिया और उसमें उन्होंने काट छाट कर दिया। सेम डॉक्यूमेंट को आप देखिए लाइन बाय लाइन सेम मिलेगा, सिर्फ बैंक अकाउंट में जो डिटेल है ट्रांजैक्शन मनी का उसमें अंतर है। और वो क्या अंतर है वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे अंतर है, उसमें कैसे फॉल्स किया गया, फॉर्जरी किया गया, सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि फॉर्जरी किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए और 2015 के सभी लोगों का एफिडेविट ढूंढिए।
सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में 7-8 कैंडिडेट थे, आपको सभी के असेट डिक्लेरेशन, सभी के चुनावी घोषणा पत्र मिल जाएंगे, एक्सेप्ट एक व्यक्ति का, विजय कुमार चौधरी का नहीं है अवेलेबल। वहाँ पे होगा कहाँ से अवेलेबल? अब उसको किसने हटाया, कैसे हटा, और वही डॉक्यूमेंट बिहार विधानसभा के वेबसाइट पे कैसे पहुँच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल हमें उस सवाल पे लेके जाता है जब हम बार बार कह रहे हैं और शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कॉन्शियसली कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं कि इन्होंने बिहार विधानसभा को जो असेट डिक्लेरेशन किया है उसमें फॉर्जरी किया है। क्या फॉर्जरी किया है? पहला फॉर्जरी तो यही है कि जो 2015 का चुनाव आयोग को दिया गया घोषणा पत्र है, एफिडेविट है, अपना असेट डिक्लेरेशन है, वही डॉक्यूमेंट ये बिहार विधानसभा को ले जाकर दे देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप इस देखिए, विधानसभा के ऊपर ये डॉक्यूमेंट है 2016 का, इसके टॉप पे ही, शुरू में ही टॉप पे ही लिखा हुआ है कि ये चुनाव आयोग को देने के लिए सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से ये डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो सबसे पहला तो फॉर्जरी यही हुआ कि जो चुनाव आयोग को देना चाहिए वो बिहार विधानसभा को दे दिया गया है, और जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे होना चाहिए वो वहाँ पे है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आइए, अब 2014 वाला जो मामला 15 में जो दिया था इन्होंने चुनाव आयोग को, और 2016 में जो इन्होंने विधानसभा को दिया, इसमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक डिफरेंस मिलता है जहाँ पे कि जो बैंक अकाउंट है उसमें जो डेट दिया हुआ है, वो डेट अगर आप विजय चौधरी जी का डेट देखिएगा कि कब तक का अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, तो उन्होंने दिया है 11 मार्च 2016, यानी कि ये 2015 के बाद का है। लेकिन इनकी पत्नी का जो डेट है वो है 16 नवंबर 2015, यानी कि पत्नी वाला नहीं बदल पाए, ये सिर्फ अपना बदले। उसके अलावा विजय चौधरी जी का 2 बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट में का जो डिटेल दे रहे हैं ये सिर्फ 2012 तक का ही दे रहे हैं, दूसरे का 2016 तक का दे रहे हैं, पत्नी का 2015 तक का दे रहे हैं। भाई ये क्या मामला है? आप 2016 का दे रहे हैं तो उसमें 2016 तक का देंगे ना कि हाँ 2016 में मेरा अकाउंट में इतना पैसा था। अब इससे भी आगे और आइए, जो सबसे बड़ा मैं आरोप लगा रहा हूँ फॉर्जरी वाला, 2017 का देखिए, सेम डॉक्यूमेंट, लाइन बाय लाइन सेम रहेगा, आपको उम्र भी सेम, 15 वाले में भी 58 साल, 2016 वाले में भी 58 साल और 2017 वाले में भी 58 साल ही इनकी उम्र है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेम है ना। लेकिन बदला कहाँ पर गया है? बदला दूसरे नंबर पेज पे आइए, जहाँ पे इन्होंने ये डिटेल दिया है कि इनके अलग अलग बैंक अकाउंट में कितना कितना पैसा रखा हुआ है। 2017 वाले में इन्होंने, आप देखिए साफ इसमें ओवर राइटिंग दिख रहा है, जो डेट लिखा हुआ है 11/1/2017, डेट इन्होंने सेम कर दिया। जो 2016 वाला डेट है 11/3/2016, उसमें 11 को 11 रहने दिया, 3 को इन्होंने 1 कर दिया ओवरराइट करके, और 2016 को ओवरराइट करके 17 कर दिया। इसके अलावा जो आप इसमें अमाउंट देखेंगे, अमाउंट बदल दिया गया है। 2016 वाले में अमाउंट 16 लाख था इनका, 2017 वाले में इनका अमाउंट हो गया 29 लाख रुपये। 2016 से लेकर के 2017 तक का बीच में 1 साल के अंदर इनको 13 लाख रुपया सिर्फ इनके एक बैंक खाते में अमाउंट बढ़ गया। अब इनका जरा एनुअल इनकम देखिए 2016-17 का 5 लाख रुपये भी नहीं। ये खुद कह रहे हैं कि मेरी एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख भी नहीं है 2016-17 के बीच में, और इनके बैंक अकाउंट में सिर्फ बैलेंस बढ़ जाता है 12-13 लाख रुपए का। तो ये कैसे संभव है? ये है ऐसी बात है जो एक तो वो जो ओवर राइटिंग किया हुआ है, सेम एज है, सब कुछ है, वो तो इन्होंने गड़बड़ किया ही। बाकी ये भी इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब आप कह रहे हैं कि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो रही है 1 साल में, और आपका बैंक अकाउंट सिर्फ जो है वो 13 लाख रुपये बढ़ जा रहा है, और आपका ही नहीं, आपकी पत्नी का नहीं बढ़ता है, पत्नी का ठीक है 34,000 से 54,000 होता है, तो इनकी पत्नी का भी 3 लाख 4 लाख एनुअल इनकम ये दे रहे हैं, एनुअल इनकम। अब इसी इनकम पे आइए, इनकम में कैसे झोल है। 2015 से लेकर के 2020 के बीच में 5 सालों के दौरान कब कितना इनका इनकम हुआ है ये इन्होंने डिटेल दिया है ईयर वाइज। ये आपको सामने चार्ट दिख रहा है, इस पे हर एक साल का 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 5 सालों के बीच में टोटल अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो वो होता है 43,42,042 रुपया। यानी कि
पति पत्नी दोनों को मिला करके इनका 5 सालों का जो टोटल इनकम है वो 43,42,042 रुपया है। और इसी 5 साल के दौरान इनके प्रॉपर्टी में कितना इंक्रीमेंट होता है? 88,70,001 रुपया। वो जो सगुन में देते हैं ना 1 रुपया एक्स्ट्रा, वो 1 रुपया आखिरी में लगा हुआ है। तो 88,70,001 रुपया इनका प्रॉपर्टी बढ़ता है और इनका इनकम है 5 सालों में दोनों पति पत्नी मिला करके 43,42,042 रुपया है। ये कैसे संभव है? इसको एक्सप्लेन तो चौधरी जी ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई और मैथमेटिक्स। और भी छोटे मोटे हैं जिसको हम आरोप नहीं कह रहे हैं, जिसको हम शंका लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ झोल लग रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। और अगर इस पे संज्ञान लेते हैं, कोई बड़ा नेता इन चीज़ों को बात को बोलते हैं, तो फिर विजय चौधरी जी को आके सफाई तो देनी चाहिए। वो जो उन्होंने ओवर राइटिंग किया उसमें तो उनके पास कोई सफाई देने के लिए है नहीं। जो उन्होंने 2015 में भी 58 साल, 2016 में भी 58 साल, 2017 में भी 58 साल, इसमें भी आप कोई सफाई नहीं दे सकते हैं। उसके ऊपर से ये जो 16-17 के बीच में ओवर राइटिंग किया, इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट आपने दे दिया ले जा करके बिहार विधानसभा को, इसमें भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर आरोप है जो कि आप झुझला सकते ही नहीं हैं। अब आइए 2-3 और छोटे मोटे आरोप, इसको आरोप भी नहीं कहेंगे हम, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको भी समझ में नहीं आए, और ये समझाने के लिए सिर्फ विजय चौधरी ही हो सकते हैं सबसे उचित व्यक्ति। क्या है समझना जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? उदाहरण के लिए इनकी जो जमीनें हैं, जो एग्रीकल्चर कृषि युक्त जो जमीनें 6 बीघा के आसपास, 7 बीघा के आसपास जो जमीन है, उसके बारे में 2010 के चुनावी घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि इनके जमीन की कीमत 25 लाख रुपए है। 2015 में ये कहते हैं कि 45 लाख रुपए है। सही बात है, 5 सालों में दुगना तो हो ही सकता है, 25 लाख का 45 लाख इनके 6 बीघा जमीन की जो है वो कीमत हो गई। लेकिन 2020 जब आता है, 5 सालों में ये कहते हैं कि मात्र 5 लाख बढ़ा है। जिस जमीन की कीमत 2010 में, जमीन बेची नहीं है ये, जमीन वही 6 बीघा के आसपास ही रहे इनका, जिस जमीन की कीमत 2010 में 25 लाख थी, 2015 में 45 लाख, लगभग 2 गुनी होती है, और 2020 में मात्र 5 लाख बढ़ती है और 50 लाख होती है। क्या ये संभव है? बिहार के किसी भी हिस्से में कोई ऐसी ज़मीन होगी जो 5 सालों में 45 लाख की ज़मीन सिर्फ 5 ही लाख बढ़े? तो ये है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाई हो भी सकता है, क्या पता उस क्षेत्र में बाढ़ आ गया हो, कुछ ऐसा कुछ हो गया हो, लेकिन एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर जो ऐसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड पे जाकर के पता कर सकते हैं वो कीजिए। हमारे पास तो इतना फाइनेंशियल नहीं है कैपेबिलिटी कि हम घूम सकें इतना ज़्यादा। तो ये एक है। दूसरा चीज़, इन्होंने अपने बच्चों का प्रॉपर्टी डिटेल कहीं नहीं दिया है। 2013 और 14 इन 2 साल में जब मंत्री थे तो उस समय इन्होंने डिटेल दिया है प्रॉपर्टी का अपने बच्चों का, और वो फिर अकाउंट में जो पैसे हैं उसके अलावा कभी नहीं दिया है। तो ये भी सवाल उठता है कि इनके बच्चे का, बेटी का, दामाद का, बहू का कितना है वो भी पता होना चाहिए। क्या पता इधर से उधर पंप हो रहा हो पैसा, तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। ये हम आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए। उसके बाद फिर जो समस्तीपुर में क्वेटा में इनका जो घर है, बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का भी, बिल्डिंग के दाम में देखिए क्या झोल है। 2014 में ये कहते हैं कि उनकी बिल्डिंग का कीमत 6 लाख रुपए है, मान लेते हैं। 2015 में जब ये असेट डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि इसकी कीमत 12 लाख रुपए है, यानी कि 1 साल के अंदर इनके बिल्डिंग की कीमत 2 गुनी हो गई, 6 से 12 लाख रुपए। और फिर अगले 5 सालों में 2020 में इसकी कीमत मात्र रहती है 15 लाख रुपए होती है, यानी कि 1 साल में 6 लाख से 12 लाख हो जाती है इनकी बिल्डिंग की कीमत, और उसके बाद अगले 5 सालों में मात्र 3 लाख बढ़ती है। तो ये तो मैथमेटिक्स वही समझा सकते हैं, हमारी समझ, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपने गड़बड़ ही किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है हमें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, हम इस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह के आपको और भी बहुत कुछ, जैसे कि इनका ज्वेलरी का आप ले लीजिए, ज्वेलरी का अगर आप लीजिएगा तो 2010 में इनकी ज्वेलरी की कीमत 2014 में जो इन्होंने एसेट डिक्लेरेशन किया 15 में 14 में, उसमें ये कहते हैं, 13 में और 14 में दोनों जगह ये कहते हैं कि इनके पास ज्वेलरी जो है, और अमाउंट नहीं घटा है, अमाउंट का मतलब कितना भार है वो नहीं घटा है,
वो कहते हैं कि इनके पास 31,000 है और इनके पत्नी जी के पास 6,51,000 की ज्वेलरी है, 2014 में कहते हैं। लेकिन 2015 के अपने घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि इनके पास मात्र 28,000 की संपत्ति है, ज्वेलरी है, और इनकी पत्नी के पास 6 लाख है। क्या ऐसा हुआ था कि सोने की कीमत या चांदी की कीमत इतनी घट गई हो 2015 से लेकर 14 से लेकर 13 से लेकर 15 के बीच में कि सोना का दाम घट गया? हो सकता है घटे ही हो, हमें समझ में नहीं आया तो वो वही बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सोने का भाव नहीं घटता है। तो इस तरह के छोटे मोटे आप और भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे इरेगुलरिटीज़ को हम आरोप में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो आरोप लग चुका है इनके ऊपर, हमने जो बताया वो काफ़ी है जिसके ऊपर इनको जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि जो इन्होंने 2015 का इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट विधानसभा को दिया और एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ओवर राइटिंग करके दिया, ये सबसे बड़ा आरोप है कि ये उन्होंने क्यों किया ऐसा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, उन सभी का तार खोला जाएगा जिनको अब तक सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा सुशील, सुकन्या, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, जो कंट्रोवर्सी से दूर रहे हैं, उनको अभी खोला जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।